हेलो फ्रेंड्स, हम 22 मई का पेपर कर रहे थे। हमने यहाँ तक कर लिया था, आज आगे करेंगे। अ पर्सन गॉट एंकल इंजरी रिजल्टिंग इन डैमेज टू मीडियल मैल्यूलस एंड डेल्टाइड लिगामेंट, दिस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ दीज। अब जो डेल्टाइड लिगामेंट होता है वो मीडियल साइड ऑफ द फुट पे होता है और मीडियल आर्च ऑफ द फुट बना रहा होता है। तो ये क्या करता है, एक्सेसिव इवर्जन ऑफ फुट को, इवर्जन मीन्स ये फॉर एग्जांपल फुट है, उसको आउटवर्ड इस तरह आउटवर्ड इस तरह मूव करवाना, उसको कहते हैं इवर्जन। और इनवर्ड मूव करवाना इस तरह से इनवर्ड, उसको कहते हैं इन्वर्जन। तो जो डेल्टाइड लिगामेंट होता है वो मीडियल साइड पे होता है, फॉर एग्जांपल इस साइड पे होता है। तो वो हमारे पास मीडियल साइड पे होता है जब वो एक्सेसिव इवर्जन को प्रिवेंट करता है। तो अगर एक्सेसिव इवर्जन हो गई तो डेल्टाइड लिगामेंट क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेच होगी उसकी और वो रप्चर होगा। इसी वजह से मीडियल मैल्यूलस भी डैमेज हो रहा है। तो ठीक है, दिस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ दिस, ठीक है, एक्सेसिव इवर्जन ऑफ फुट हो गई जिसकी वजह से एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो गई डेल्टाइड लिगामेंट की, उसकी वजह से क्या हो गया, वो रप्चर हो गया, डैमेज हो गया। अ चाइल्ड वाज हैविंग फीवर है, कफ है एंड अपर लोब कंसोलिडेशन, ही डेवलप्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ईटीटी कैन नॉट बी पास्ड एज ही हैड लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है। अब चाइल्ड को लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, साथ में फीवर है, कफ है, अपर लोब की कंसोलिडेशन है, तो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, ईटीटी उसको पास करना है, लेकिन क्या है, लेरिंगियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस की वजह से उसको ईटीटी भी पास नहीं कर सकते। तो मोस्ट लाइकली काज क्या है उसके इस कंडीशन का, तो वो हमारे पास है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। मोस्ट कॉमन काज लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, जिसको ग्रुप भी कहते हैं, उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है। उसके बाद बाकी वायरसेस हैं, रिस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस है, आरएसवी, एडिनो वायरस वगैरह, और बैक्टीरिया में उसका काज क्या है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो इसमें बाकी काजेज नहीं लिखे हुए, इस वजह से हमने हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा लगाना है, लेकिन अगर पैरा इन्फ्लुएंजा ऑप्शन में होता तो उसको हम टिक करते हैं। Result of positive test came positive and negative came negative. This is related to accuracy. हाँ, अगर पॉजिटिव है, पेशेंट को डिजीज़ है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, या फिर पेशेंट को डिजीज़ नहीं है और उसका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी। A young farmer while working in field became unconscious and starts frothing from the mouth, which of the following will also be present है। यंग फार्मर है, उसके मौत से अब क्या है, फ्रोथिंग स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो चुकी है। आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से फ्रोथिंग हो रही है मौत से, और साथ में क्या होता है, उसमें पिन पॉइंट प्यूपल होते हैं, तो बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल। वजह क्या है, आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हमेशा एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज करता है इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, या इन द साइनेप्टिक जंक्शन। तो जब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होता है तो सारे पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होते हैं। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, जितने भी सिक्रीशन हैं, जैसे सलाइवरी सिक्रीशंस हो गए, हमारे जीआईटी की सिक्रीशन हो गए, वो सारे एसिटाइलकोलिन या पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। तो सारे सिक्रीशन, लंग्स के अंदर सिक्रीशन इंक्रीज हो गए, इसके अलावा पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो आपने पढ़े होंगे। उसका एक हमारे पास निमोनिक था आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, जिसको बोल रहे थे डम्बलेस, DUMBLES। अब इसमें आप याद रखें, डी से क्या है, डायरिया, क्योंकि एक्सेसिव पेरिस्टाल्सिस होगा ना। एसिटाइलकोलिन या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, पेरिस्टाल्सिस जीआईटी के करवाता है ना, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन जब आर्गेनोफॉस्फेट होगा तो एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव पेरिस्टाल्सिस होगी, जिसकी वजह से डायरिया होगा। अच्छा, यू से हमारे पास यूरिनेशन, तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। वजह क्या है, जो वहाँ पर भी ये पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, या कंट्रक्शन को इंक्रीज़ करेगा, स्फिंक्टर को ओपन करेगा। फिर है मायोसिस, इससे मायोसिस है मतलब पिन पॉइंट प्यूपिल। बी से क्या है, बी से एक तो ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। दूसरा बी से क्या है, ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोरिया मीन्स ब्रोंकाई के अंदर क्या है, सिक्रीशन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कंजेशन हो जाती है। एल से लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन भी इंक्रीज होंगे। ई से इमेसिस, वोमिटिंग भी हो सकती है। एस से क्या है, स्वेटिंग, स्वेटिंग और स्लाइवेशन, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। तो ये सारे डम्बलेस, ये निमोनिक है, ठीक है, आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स। तो बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपल इसमें होगा। अभी फ्रोथिंग फ्रॉम द माउथ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव स्लाइवेशन हो रही है उसकी वजह से।
उसके बाद है इन एंजाइमोलॉजी द टर्म मैक्सिमम refers to the maximum rate of reaction achieved by an enzyme when it is saturated with substrate. Which of the following mechanism of transport is most analogous to Vmax? तो वी मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम रेट। तो मैक्सिमम रेट जब एंजाइम की होती है वो किस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट की अभी बात कर रहा है। वैसे एंजाइम में हम लोग एंजाइम की भी मैक्सिमम रेट होती है, अब ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, फैसिलिटेटेड भी होता है। तो आप पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में वी मैक्स किसका होता है, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होता है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। जब वो प्रोटीन सेचुरेट हो जाएँ तो उसके बाद मज़ीद हमारे पास ट्रांसपोर्ट वो नहीं करवा सकते, तो ये इसको उसको फिर कहते हैं वी मैक्स। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है। स्टूडेंट वेंट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ही हैज़ anti-HBC IgG पॉजिटिव और anti-HBS नेगेटिव है, anti-HBE नेगेटिव है, anti-HBS एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है। तो ये क्या है, ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन। अच्छा, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये हेपेटाइटिस बी का सारा मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें कन्फ्यूजन होती है ना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। अब इसमें कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी की मैं पूरी आपको सीरोलॉजी समझाता हूँ। इसमें पहले आप ये याद रखें कि जो हेपेटाइटिस बी है ना, सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस हमारे पास क्या है, DNA वायरस है। बाकी जितने भी हेपेटाइटिस हैं, ए है, सी है और डी है और ई है, वो सारे क्या हैं, RNA वायरसेस हैं। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, DNA वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी में क्या होते हैं, 3 तरह के एंटीजन होते हैं। एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस 3 तरह के हैं। एक है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिसको हम HBsAg के ज़रिए हम लोग वो करते हैं, डिनोट करते हैं। और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, जिसको हम हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन इस तरह से लिखते हैं। हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो है नाम से ज़ाहिर है ये सरफेस पे होता है, ठीक है, HBsAg, और इसको हम लोग HBsAg इस तरह से लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं HBC। H का मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है, और इसको हम लिखते हैं HBE एंटीजन है। अब इसमें से जो कोर एंटीजन है और ई एंटीजन है, ये इनसाइड द वायरस होते हैं, और जो सरफेस एंटीजन है वो आउटर सरफेस पे होता है। अब इसमें क्या है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें याद रखनी है, पास्ट इन्फेक्शन, रिसेंट इन्फेक्शन, विंडो पीरियड और रिजल्ट, ये सारे आपने याद रखने। ये किस तरह से आप याद रखोगे, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब उस पेशेंट को या तो एक्यूट इन्फेक्शन है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है। मतलब उसको इन्फेक्शन चल रहा है, उसको 6 मंथ से लेस देन 6 मंथ्स ड्यूरेशन हो रहा है या मोर देन 6 मंथ। अगर लेस देन 6 मंथ ड्यूरेशन हो रहा है उसको एक्यूट कहेंगे, अगर मोर देन 6 मंथ ड्यूरेशन हो रहा है और ये पॉजिटिव है तो उसको कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। अब क्या है, anti-HBs मतलब इस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाए, उसको हम कहते हैं anti-HBs एंटीबॉडी, पूरा नाम है। वो अगर पॉजिटिव होगा तो वो इस चीज़ को शो करता है कि क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन था पास्ट में, वो अभी रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, क्योर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो anti-HBs एंटीबॉडी जो जब पॉजिटिव होगा तो उसके या तो वो प्रीवियस इन्फेक्शन को शो करता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन था वो अभी क्योर हो चुका है, या फिर वो इस बात को शो करता है कि पेशेंट को क्या है, वैक्सीनेशन पेशेंट को हुई है, ठीक है, उसने वैक्सीन लगाए हैं। क्योंकि वैक्सीन के अंदर हम यही एंटीजन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है। तो वैक्सीनेटेड पर्सन में भी anti-HBs पॉजिटिव होता है, और जो हमारे पास जिनको प्रीवियस इन्फेक्शन था और अभी रिजॉल्व हो चुका है तो उनमें भी anti-HBs पॉजिटिव होता है। अब इन दोनों में फिर हम कैसे वो करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इस पेशेंट को, ये पेशेंट वैक्सीनेटेड है, इम्यूनाइज्ड है, या फिर इसको पहले इन्फेक्शन हुआ था उसकी अब क्योर हो चुका है। तो इन दोनों में हम जब डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरा एंटीबॉडी है उसको चेक करते हैं, वो है HB कोर एंटीबॉडी। कोर के खिलाफ एंटीकोर एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, anti-HBs भी पॉजिटिव है, साथ में कोर एंटीबॉडी भी अगर पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे इस पेशेंट को क्या था, प्रीवियस इन्फेक्शन था, अब क्योर हो चुका है। लेकिन अगर सिर्फ anti-HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे उस पेशेंट को क्या है, उसने वैक्सीनेशन करवाई है, इम्यूनाइजेशन। क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान हम सिर्फ ये एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन क्या है, जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या है, वायरस के अंदर जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनते हैं और सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट भी होते हैं। इस वजह से जब पेशेंट क्योर करता है प्रीवियस इन्फेक्शन से तो HBs एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेंगे, और वो जो कोर एंटीजन है वायरस के इनसाइड प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनेंगे। तो anti-HB कोर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा प्रीवियस इन्फेक्शन में। अब देखें,
यहाँ पर मैंने वापस लिखा हुआ है ओनली anti-HBs पॉजिटिव अगर होगा तो इट मीन्स पेशेंट इज़ वैक्सीनेटेड आर इम्यूनाइज्ड। अगर anti-HBs पॉजिटिव होगा साथ में क्या है एंटीकोर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे क्या है पेशेंट को इन्फेक्शन था लेकिन अभी क्योर हो चुका है। अब क्या है, अब इसमें क्या है उसको हमें कैसे पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन जो था पहले वो हमारे पास क्या था, ये वाला IgG एंटीबॉडी होगा। ठीक है, कोर एंटीबॉडी जो होती है वो IgG भी हो सकता है, IgM भी। अब जो जब पेशेंट रिजॉल्व करता है तो उसमें anti-HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा। ठीक है, anti-HBs पॉजिटिव होगा, साथ में एंटी कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा, लेकिन कौन सा, IgG। ठीक है, कोर एंटीबॉडी IgG वाला पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस इन्फेक्शन को शो करता है, पास्ट इन्फेक्शन को। और IgM कब पॉजिटिव होगा वो अभी बताता हूँ मैं। अच्छा, HBsAg पॉजिटिव है, साथ में हमारे पास anti-HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव है। हाँ, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एंटीबॉडी पढ़ा था, सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी था, वो अगर पॉजिटिव होगा साथ में कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा तो वो क्या है, पास्ट इन्फेक्शन को शो कर रहा था। ठीक है, और कोर एंटीबॉडी भी कौन सा, IgG। लेकिन अगर क्या है HBsAg पॉजिटिव है, एंटीजन पॉजिटिव है, साथ में क्या है एंटी कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो ये शो कर रहा है ऑन गोइंग इन्फेक्शन या प्रेजेंट इन्फेक्शन। अब देखिए इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जब भी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एंटीजन है, सरफेस एंटीजन है, हमारा क्या है टारगेट ये होता है कि सरफेस एंटीजन के ख़िलाफ़ के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनानी होती है हमारी बॉडी ने, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में टाइम लग जाता है, कभी कभार मोर देन 6 मंथ्स लग जाते हैं। तो उस दौरान क्या है, उस दौरान हमारे इम्यूनिटी के लिए रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को कम करने के लिए क्या होता है, एक एंटीबॉडी बनती है कोर एंटीजन के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी के कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, तो वो क्या है टेम्पररी हमें प्रिवेंट कर रहा होता है एक्सेसिव इन्फेक्शन से। तो वो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी कोर एंटीबॉडी। देखें अब यहाँ पर इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ये देखें एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जब भी एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब इन्फेक्शन है, लेकिन उसके साथ एंटीबॉडी भी है, एंटी कोर एंटीबॉडी। मतलब क्या है, इन्फेक्शन तो प्रेजेंट है लेकिन उसके अगेंस्ट अभी हमारी इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता से फंक्शन स्टार्ट कर चुकी है, उसके कोर एंटीजन के अगेंस्ट क्या है एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। फिर क्या है, अगर सिर्फ एंटी कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी तो फिर क्या है, जब ये एंटी कोर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो ये क्या करता है, HBs ये हेपेटाइटिस बी को क्या है कम कर देता है। उसको इतना कम कर देता है, जब हम सीरोलॉजी जब ब्लड सीरम लेते हैं तो उसके अंदर हमें शुरू में तो ये प्रेजेंट होगा, शुरू में सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस एंटीजन शुरू में बहुत ज़्यादा है और एंटी कोर एंटीबॉडी कम है। ठीक है, जब वो स्टार्ट होगा बनना तो कम है। लेकिन क्या है, जब ये एंटी कोर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बन जाए तो उस वक्त क्या है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी इतना कम हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या होगा, सीरोलॉजी के ऊपर ब्लड सीरम के अंदर हमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नहीं मिलेगा, लेकिन असल में प्रेजेंट है लेकिन सीरोलॉजी में हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसको कहते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, ओनली एंटी कोर एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है और HBsAg हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा तो ये क्या है, ये शो करता है विंडो पीरियड को। अब देखें इसमें और इसमें कैसे हम लोग पास्ट इन्फेक्शन में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखें पास्ट इन्फेक्शन में क्या है, anti-HBs पॉजिटिव है, साथ में एंटी कोर एंटीबॉडी भी है, लेकिन अगर सिर्फ एंटी कोर एंटीबॉडी होगा और साथ में ये एंटीबॉडी भी नहीं है, साथ में ये सरफेस एंटीजन भी नहीं है, तो ये शो करता है कि इसको विंडो पीरियड को, मतलब इन्फेक्शन अभी तक है लेकिन क्या है एंटी कोर एंटीबॉडी इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसने सुप्रेस कर दिया है क्या, हेपेटाइटिस बी को, सरफेस एंटीजन को। और एक एंटीजन जो है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन है, ये पॉजिटिव होता है प्रेजेंट इन्फेक्शन में भी और पास्ट इन्फेक्शन में भी, प्रेजेंट नहीं मतलब एक्यूट इन्फेक्शन में और क्रॉनिक इन्फेक्शन दोनों में ये पॉजिटिव होता है। अब इसको जो है मैं आपको पैथोमा से भी आपको समझा देता हूँ, पैथोमा बुक में इसका टेबल बना हुआ है, उससे मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। इसमें 2-3 चीज़ें आप समझे ना, अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन है, या तो एक्यूट है या क्रॉनिक है। और अगर anti-HBs पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट रिजॉल्व हो चुका है, या तो रिजॉल्व हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन, क्योर हो चुका है, या फिर वैक्सीनेटेड है। अगर anti-HBs पॉजिटिव है उसके साथ साथ एंटी कोर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है तो हम कहेंगे उसको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका था, अभी रिजॉल्व हो चुका है, क्योर हो चुका है। लेकिन अगर सिर्फ anti-HBs पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होगा वैक्सीनेटेड। अब ये समझ आ गया।
अब जो इन्फेक्शन है अब यहाँ पर अगर इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है या अभी इन्फेक्शन ऑन गोइंग इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगा। ये देखिए मैंने ऊपर आपको बताया, अगर एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है उसमें HBsAg पॉजिटिव होगा। तो HBsAg पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन है। साथ में एंटीकोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, वही है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ऑन गोइंग इन्फेक्शन है। और अगर हमारे पास क्या है, ओनली एंटीकोर एंटीबॉडी होगा तो क्या होगा, ये विंडो पीरियड को शो करता है। विंडो पीरियड मतलब HBs हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सुप्रेस हो चुका है इस एंटीबॉडी की वजह से। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ देर बाद जब ये स्टेज आएगा विंडो पीरियड, उसके बाद फिर क्या होगा, HBs एंटीबॉडी भी बनेंगे, तो फिर हम कहेंगे कम्प्लीटली पेशेंट रिजॉल्व हो चुका है। और हेपेटाइटिस बी एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें एक बात याद रखें, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो रिजॉल्व इन्फेक्शन होगा उसमें जो एंटीकोर एंटीबॉडी होती है IgG होती है, लेकिन ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जैसे यहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है और एंटीकोर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उस दौरान जो एंटीबॉडी होगा, एंटीकोर, वो कौन सा होगा, IgM होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन या प्राइमरी रिस्पांस। IgM कब बनता है, प्राइमरी रिस्पांस में या एक्यूट इन्फेक्शन में। बाद में IgG बन जाता है, वो इस चीज़ को शो करता है, जिसके पास मेमोरी होता है, कल भी मैंने आपको समझाया था, वो इस बात को शो करता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था और अगली बार अगर वायरस आएगा तो IgG पहले से प्रेजेंट है, उसको किल कर देगा। अब इसको पढ़ते हैं टेबल से, पैथोमा के टेबल से मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी सरफेस के सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं। अब देखें, एक एक्यूट स्टेज है, एक क्रोनिक स्टेज है, और एक हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, एक विंडो है, एक रिजॉल्व है। अब देखें एक्यूट स्टेज में क्या है, सबसे पहला जो सीरोलॉजिकल मार्कर राइज होगा, ये भी एक MCQ आ सकता है, वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, साथ में क्या है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन भी पॉजिटिव होगा। मैंने कहा था एक्यूट इन्फेक्शन हो चाहे क्रोनिक इन्फेक्शन हो, दोनों में, ये देखें क्रोनिक इन्फेक्शन और एक्यूट में, दोनों में हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव है, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी दोनों में पॉजिटिव होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी एंटीजन, ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन दोनों में पॉजिटिव होता है। अब एक्यूट और क्रोनिक में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि एक्यूट में जो एंटीकोर एंटीबॉडी बनेगा वो क्या होगा, IgM होगा, और क्रोनिक में जो होगा वो IgG होगा। समझ आ रही है, ये डिफरेंस है। बाकी क्या है, इनमें एंटीबॉडी, HBs एंटीबॉडी ना एक्यूट इन्फेक्शन में प्रेजेंट होगा ना क्रोनिक में, क्योंकि मैंने आपको बताया था HBs एंटीबॉडी जब प्रेजेंट होगा ये इस बात को शो करता है कि क्या है, इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर वो उस पेशेंट को वो पहले वो है वैक्सीनेट हो चुका है। ठीक है, तो HBs एंटीबॉडी ना प्रेजेंट में होगा ना क्रोनिक इन्फेक्शन में होगा। जब भी HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव हो गया और एक बंदे को पहले इन्फेक्शन था, तो अब HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं, देखें विंडो फेस में। विंडो फेस में एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजन क्यों एब्सेंट है, क्योंकि कोर एंटीबॉडी इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने सुप्रेस कर दिया है HBsAg को। सिर्फ हमारे पास कोर एंटीबॉडी जब प्रेजेंट होता है तो वो इस बात को शो करता है कि ये विंडो फेस है, लेकिन अगर कोर एंटीबॉडी के साथ साथ HBs एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे है, ये कोर एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्या है, IgG है। रिजॉल्व इन्फेक्शन में IgG होता है और क्रोनिक इन्फेक्शन में भी IgG होता है, लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन में साथ में HBsAg होगा। रिजॉल्व में मतलब ट्रीट हो चुका है पेशेंट, तो उसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एब्सेंट होंगे। ये चीज़ें आप याद रखें ना, दो चीज़ें। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जब भी प्रेजेंट होगा इसका मतलब इन्फेक्शन है, एक्यूट या क्रोनिक, तो इन्फेक्शन में ये पॉजिटिव होता है। और अगर HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा तो इस चीज़ को शो करता है कि इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर इस बात को शो करता है कि इस पेशेंट को पहले हमने इम्यूनाइज़ किया था। मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये बात याद रखें। अब इसमें देखें रिजल्ट में, मैंने कहा रिजल्ट का मतलब वो ट्रीट हो चुका है, तो इस वजह से HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव है। रिजल्ट में हमेशा HBs एंटीबॉडी पॉजिटिव होगा, साथ में एंटीकोर एंटीबॉडी IgG होगी। और जो एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन में भी एंटीकोर एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्यूट में IgM है और क्रोनिक में IgG है। लेकिन क्रोनिक और एक्यूट में साथ में क्या है, HBs एंटीजन और साथ में HBe एंटीजन दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिजल्ट में ये सारे एंटीजन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वायरस ही ख़त्म हो चुका है तो सारे ख़त्म होंगे।
एंटीबॉडीज़ होंगे 2 तरह के, कोर एंटीबॉडी होगा और साथ में HBS एंटीबॉडी होगा। और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ मैंने कहा था इम्यूनाइजेशन में हम लोग HBS एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या HBS एंटीबॉडी बनेगा IgG, ठीक है। तो वो हमारे पास सिर्फ अगर HBS एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो शो करता है इम्यूनाइजेशन को, लेकिन अगर HBS एंटीबॉडी के साथ साथ कोर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, IgG है, HB कोर एंटीबॉडी IgG, तो वो शो करता है प्रीवियस इन्फेक्शन को, जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है, क्योर हो चुका है। और अगर सिर्फ एंटी कोर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, साथ में HBS नहीं है, तो वो विंडो पीरियड को शो करता है। और अगर एंटी कोर एंटीबॉडी प्रेजेंट है और साथ में क्या है HBS AG और HBE एंटीजन दोनों पॉजिटिव हैं, अगर IgM है तो ये शो करता है एक्यूट को, और अगर IgG है, ठीक है, तो वो शो करता है क्रोनिक को। तो क्रोनिक और एक्यूट में सिर्फ ये फ़र्क है कि HB कोर एंटीबॉडी एक्यूट में IgM होगा, क्रोनिक में IgG होगा। तो ये होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, इससे आपको अभी MCQ जितने भी आ जाएं वो आपको आने चाहिए। अभी आगे जाते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट कार्ड स्कॉलरशिप फॉर अब्रॉड फॉर विच ही इज़ रिक्वायर्ड MTB टेस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पूछ रहे हैं। हाउ आर TB मैक्रोफेजेस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मैक्रोफेजेस। जो TB मैक्रोफेजेस होते हैं वो फाइगोसाइटोसिस नहीं कर पाते, ठीक है, तो इस वजह से वो आपस में मिलकर जायंट सेल वगैरह बनाते हैं। स्पर्म लाइफ स्पेन आफ्टर इजैकुलेशन एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 72 आवर्स या 3 डेज। नॉन डायबिटिक फीमेल डेवलपिंग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, हैविंग, ठीक है, डेवलप फंगल इन्फेक्शन दैट शो सेप्टेट हाइफी एट एक्यूट एंगल एंड प्रोड्यूसिंग रिस्पिरेटरी सिम्टम्स मोस्ट लाइकली फंगस। नॉन डायबिटिक है तो ये हमारे पास होगा, अगर डायबिटिक होता तो उसमें एस्परजिलस, उसमें म्यूकर होता, लेकिन अभी नॉन डायबिटिक और साथ में क्या सेप्टेट हाइफी है, एस्परजिलस में सेप्टेट हाइफी होते हैं, एस्परजिलस, इसको स्परजिलस आप पढ़ें, ठीक है, S से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सेप्टेट हाइफी होते हैं, और नॉन डायबिटिक में होता है। डायबिटिक में म्यूकर हमारे पास ज़्यादा वो होता है, कॉमन होता है, और वो म्यूकर माइकोसिस काज करता है। यंग मेल हैड एन RTA which resulted in a femur fracture. He died 5 days later. Autopsy shows cerebral petechiae. Which of the following event will occur? तो कौन सा इवेंट उसको हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई? तो RTA हुआ था, उसकी वजह से क्या है, उसको एम्बुलिज्म हुआ, वहाँ से फैट एम्बुलिज्म हुआ, फैट गया कहाँ पे, जाके सेरिब्रल ब्लड वेसल में स्टक हो गया, और उसने क्या काज कराया, स्ट्रोक काज करवाया, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। तो सेरिब्रल पेटिकिया प्रेजेंट है, या पल्मोनरी एम्बुलिज्म भी काज कर सकता है, ठीक है। तो ये है थ्रोम्बो एम्बुलिज्म, ये वैसे पल्मोनरी एम्बुलिज्म होता है ना, लेकिन ये सेरिब्रल पेटिकिया भी उसके साथ प्रेजेंट है, ये पल्मोनरी एम्बुलिज्म होता है, जिसको थ्रोम्बो एम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाकर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। ये फैट जो, जब भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है तो फैट एम्बुलिज्म का खतरा होता है, वो वहाँ से एम्बुलाइज होकर कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में स्टक हो जाता है। अगर बहुत बड़ा फैट होगा तो वो क्या काज करेगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन और डेथ काज कर सकता है, और उसकी वजह से सेरिब्रल पेटिकिया भी हो सकते हैं। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी, क्या होता है, FEV1/FVC लेस देन 75% होता है, किसमें, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हैं, जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा और COPD वगैरह आते हैं। हारिंग ब्यूर रिफ्लेक्स प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स को प्रिवेंट करता है। इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हम करते हैं तो लंग्स इन्फ्लेट हो रहे होते हैं, लेकिन एक अगर हम लोग ओवर इन्फ्लेशन करना चाहें, बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन करना चाहें, उसके बाद एक टाइम के बाद हम ज़्यादा और मज़ीद इन्हेलेशन नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ से रिफ्लेक्स जाएगा लंग्स से, ठीक है, अलवेलाई वगैरह से रिस्पिरेटरी सेंटर के पास, और वहाँ से सिग्नल आएगा कि क्या है, स्टॉप कर दो, एक्सहेलेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है, इनहेलेशन को स्टॉप करो, एक्सहेलेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर मज़ीद इनहेलेशन होगा तो स्ट्रेच की वजह से क्या है, अलवेलाई रप्चर हो सकते हैं, प्लूरा को डैमेज पहुँच सकता है, तो उस वक्त इसको कहते हैं हारिंग ब्यूर रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हाँ, अच्छा, डिप्रेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक इन पेशेंट काजेज, अगर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को आप डिप्रेस कर दें, स्टॉप कर दें या स्लो कर दें तो क्या होगा, उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वेगस नर्व पैरासिम्पथेटिक नर्व है जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा होता है, उसको अगर आप स्टॉप कर दें तो क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। बफर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन रीनल सिस्टम इज़ अमोनिया। आप एक्सक्लूसिवली, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने याद रखने हैं, इसको मिक्स नहीं करना। एक आएगा मेजर ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल या प्लाज्मा बफर, वो है बाइकार्बोनेट। अगर आएगा मेजर इंट्रा सेलुलर बफर, वो प्रोटीन्स हैं,
अब इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर जो बफर होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। तो आरबीसी भी एक सेल है, उसके अंदर जो हमारे पास बफर होगा वो भी प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन? अब आरबीसी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन है, इस वजह से हीमोग्लोबिन है। मेजर रीनल बफर अगर पूछें तो वो है फास्फेट, लेकिन अगर वो पूछें एक्सक्लूसिवली रीनल बफर या रीनल ट्यूबुलर बफर तो वो है अमोनिया। और यहाँ पर अगर साथ में वो पूछे मेजर रीनल बफर या मेजर यूरिनरी बफर क्वांटिटेटिवली, अगर क्वांटिटी का जिक्र कर दें तो वो भी अमोनिया है। अगर क्वांटिटी का जिक्र हो जाए है तो अमोनियम है बल्कि क्वांटिटी का अगर जिक्र हो, लेकिन अगर क्वांटिटी का जिक्र ना हो तो वो हमारे पास क्या है? फास्फेट है। और एक्सक्लूसिव रीनल ट्यूबुलर बफर वो है अमोनिया। और मेजर बोन बफर कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चीज़ें आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, रट्टे वाली चीज़ें। इंक्रीज T3 T4 इन प्रेगनेंसी ड्यू टू, अब प्रेगनेंसी में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमें T3 T4 ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। ऑन हिस्टोलॉजी शोज फ्लास्क शेप्ड सेल मल्टीपल डेंड्रेटिक सिनेप्सिस इन, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। फ्लास्क शेप्ड सेल होते हैं और उनके मल्टीपल डेंड्रेटिक सिनेप्सिस होते हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद नेट्स ऑफ केराटिन पल्स, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हमेशा केराटिन पल्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्क्वैमस सेल जो होते हैं केराटिनाइज्ड होते हैं, उनके ऊपर केराटिन के सेल्स भी होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर केराटिन पल्स दिखाई देंगे। स्लो ग्रोइंग थायराइड ट्यूमर हमारे पास पेपिलरी होता है। देयर आर मेनी कैंसर्स इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रीटेबल कौन सा होगा? गैस्ट्रिक एड्रेनोकार्सिनोमा। A patient presented with fever, headache, muscle ache and rash है, फीवर है, हेडेक है, मसल एक है, रैश है, ऑल सिम्टम्स सजेस्टिंग रिकेट्सिया इन्फेक्शन है। अब रिकेट्सिया इन्फेक्शन तो उसको है, अब ये पूछ रहा है कि टारगेट टिश्यू इन विच रिकेट्सियल इन्फेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अब टारगेट टिश्यू रिकेट्सियल इन्फेक्शन का कौन सा होगा? वो है एंडोथेलियम को ये अफेक्ट करता है। मिडल एज नॉन yes and stage renal disease for list for hemodialysis multiple transfusions done नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। अब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में या सीकेडी में जो एनीमिया होता है वो नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें किडनी डैमेज है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसमें हम क्या देंगे? सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोएटिन देंगे, तो एरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा? आरबीसी प्रोडक्शन को नॉर्मल कर देगा। एंटीरियर 2/3 ऑफ जनरल सेंसेशन, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग फेशियल नर्व डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं, इसमें आपने हमेशा जब भी वहाँ पे क्वेश्चन करें आपने 2 बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है तसल्ली से, फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है। अब देखें एंटीरियर 2/3 जनरल सेंसेशन आ गया, अगर टेस्ट सेंसेशन होता तो आप फेशियल नर्व लगाते या फेशियल नर्व की ब्रांच कार्डा टेम्पनी नर्व जो भी ऑप्शन में होता उसको टिक करते, लेकिन अब वो जनरल सेंसेशन का पूछ रहा है। जनरल सेंसेशन का मतलब है पेन, टच, टेम्परेचर वगैरह, टेस्ट इसमें नहीं आता, टेस्ट जो है स्पेशल सेंसेशन है। तो वो हमारे पास क्या है? इसमें फिर हमारे पास आता है ट्राइजेमिनल नर्व। एंटीरियर 2/3 ऑफ जनरल सेंसेशन कौन सा? लिंगुअल नर्व है जो कि ब्रांच है ट्राइजेमिनल की, और एंटीरियर 2/3 के टेस्ट सेंसेशन कार्डा टेम्पनी है जो कि ब्रांच है फेशियल नर्व की। पोस्टीरियर 1/3 के टेस्ट सेंसेशन ग्लॉसोफरेंजियल है, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट टेस्ट सेंसेशन वेगस नर्व है। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना और वहाँ पे क्वेश्चन को आपने तसल्ली से पढ़ना है। इस तरह से आप जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं आप जल्दबाजी में उनको गलत कर टिक करके आते हैं। ACTH इज़ रिलीज फ्राम, ये तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये कैंसर इन्होंने दिए होते हैं, तो इन कैंसर में से ओट सेल कार्सिनोमा ACTH रिलीज़ करता है, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स जो है वो भी ACTH रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि वो या कार्टिसोल, क्योंकि वो भी कुशिंग सिंड्रोम काज करता है। पेशेंट हैज़ ट्रोसिस एंड पिन पॉइंट पिपल्स ड्यू टू, अगर पेशेंट है जिसको ट्रोसिस है मतलब ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड है और साथ में पिन पॉइंट पिपल है, तो ये हार्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो होता है, जो कि हमारे पास सर्वाइकल एरिया में, नेक के एरिया में सिंपैथेटिक चेन्स होते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लियाज होते हैं, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक चेन, उनसे आ रहे होते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स किसके पास? अपर आईलेट के पास, और साथ में आ रहे होते हैं डायलेटर प्यूपिलाई जो मसल है, ठीक है, उसके पास आ रहे होते हैं। डायलेटर प्यूपिलाई जब उसका फंक्शन डायलेशन होता है, डायलेट करता है प्यूपिल को, माइड्रियासिस काज करता है, और जो जो अपर आईलेट के फाइबर्स हैं उसने अपर आईलेट को एलिवेट किया हुआ होता है, ड्रूपिंग को प्रिवेंट करता है। अब ये फाइबर्स अगर डैमेज होंगे तो ड्रूपिंग ऑफ आईलेट हो जाएगी, साथ में क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा, क्योंकि वो मिड्रियासिस काज कर रहा था सिंपैथेटिक फाइबर्स, अब वो डैमेज हो गए तो अब क्या होगा? जो थर्ड क्रेनियल नर्व है ओवर डोमिनेट हो जाएगी, थर्ड क्रेनियल नर्व में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं तो वो पिन पॉइंट प्यूपिल काज करेगा, तो ये है हार्नर सिंड्रोम। अब देखें
टोसिस है, उसके साथ अगर मायोसिस है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, तो ये हार्नर सिंड्रोम, सिंपैथेटिक डैमेज है। अगर टोसिस है उसके साथ मिड्रियासिस हो तो ये थर्ड नर्व पाल्सी। अब जो अपर आईलिड है उसको एलिवेट करने में थर्ड नर्व का भी काम है और सिंपैथेटिक फाइबर्स का भी। तो चाहे सिंपैथेटिक नर्व डैमेज हो चाहे थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो, दोनों में क्या होता है, टोसिस होता है, अपर आईलिड की ड्रूपिंग होती है। लेकिन फिर हमने देखना है प्यूपिल को। अब अगर सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो डैमेज होंगे तो क्या है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल नहीं हो पाएगा और थर्ड क्रेनियल नर्व क्या काज कराएगा, ओवर डोमिनेट हो जाएगा, मियोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल काज करेगा, मियोसिस काज कराएगा। तो सिंपैथेटिक चेंज जब डैमेज होता है मायोसिस होता है। अब अगर थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो गया तो उसमें क्या है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व क्या कर रहा था, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट। अब क्या है, वो जब डैमेज हो गया तो फिर जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ओवर डोमिनेट होंगे तो वो क्या है, एक्सेसिव डायलेशन काज करेंगे, मिड्रियासिस काज करेंगे। तो थर्ड नर्व डैमेज होगा तो क्या होगा, मिड्रियासिस होगी। अगर सिर्फ टोसिस है, प्यूपिल नॉर्मल है, तो वो माइस्थेनिया ग्रेविस को शो करता है। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना, ये कंसेप्ट वाली चीज़ें ईजी हैं। ड्रेनेज ऑफ CSF अकर्स इन, CSF की ड्रेनेज कहाँ पे होती है, रेक्नाइड ग्रेनुलेशन में। अ सेल वाज ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज आर फाउंड इंडिकेटिंग। लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो चुकी है। तो ये क्या है, सेलुलर स्वेलिंग किस चीज़ को शो करता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी को शो करता है। जब भी सेल इंजरी होती है इरिवर्सिबल, उसमें सेल की स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्ट्स थ्रू रिसेप्टर्स के थ्रू। कौन से रिसेप्टर्स, सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। जो सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं जिनको जी कपल्ड रिसेप्टर्स कह रहते हैं, वो हमारे पास उनका जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है वो होता है साइक्लिक AMP या साइक्लिक GMP, या फिर क्या होता है डायएसाइलग्लाइसरोल वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सरफेस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। फीमेल पेशेंट केम इन कार्डिक OPD विथ कार्डिक डिफेक्ट है, साइकेट्रिक बिहेवियर है एंड क्लेफ्ट प्लेट लाइकली ड्यू टू डाइजार्ज सिंड्रोम। डाइजार्ज सिंड्रोम में क्या हो रहा था, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था, सॉरी हाइपोपैराथायराइडिज्म हो रहा था, ठीक है, हाइपोप्लेजिया ऑफ पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड की हाइपोप्लेजिया हो रहा था, थाइमस की हाइपोप्लेजिया हो रहा था, साथ में उसमें कार्डिक इनॉमलीज आ रहे थे, और साथ में क्या है, कभी कभार और भी इनॉमलीज होते हैं जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, तो ये शो करता है डाइजार्ज सिंड्रोम को, ठीक है। तो इसमें साइकेट्रिक बिहेवियर भी हो सकते हैं। उसके बाद है काज ऑफ किडनी स्टोन्स इन विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए का काम क्या होता है, म्यूकोजा को मेंटेन रखता है। अब जब विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो रीनल जो पेरेन्काइमल म्यूकोजा है उसकी एट्रोफी होगी, उसकी वजह से फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वगैरह ठीक से नहीं होगी, उसकी वजह से कैल्शियम अकुमुलेट होगा, कैल्शियम ऑक्सुलेट्स वगैरह, तो उसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो इसका आंसर ए है। विटामिन ए एज प्रोफाइलैक्सिस गिवन टू अ चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। विटामिन ए को प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर अगर हम देते हैं तो ये कौन सा हमारे पास वो है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसको कहते हैं। A 30-year-old man sustains a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in a plaster cast after the leg has been immobilized for several weeks. Diameter of the left calf has decreased. अच्छा, उसको अभी कास्ट हमने बांधा है लेफ्ट लेग को, उसके काफ मसल डिक्रीज हो गए। अब वो पूछ रहा है दिस चेंज इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग अल्टरेशंस इन द काफ मसल। तो ये क्या है, डिसयूज एट्रोफी है, सिंपल है, ठीक है। उसने यूज़ नहीं किया कई टाइम तक, उसकी वजह से काफ मसल डिक्रीज हो गए, इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। आफ्टर फिंगर कट इन स्किन बैक्टीरिया इंटर्स इट काजेज। अगर स्किन कट हो जाए तो बैक्टीरिया इंटर हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में एक्टिव होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर है अब PPD ट्यूबरकुलन टेस्ट रन है एज टू अ पेशेंट आफ्टर 40 हार्स है 15 मिलीमीटर एरिथमा इज नोटेड है। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथमा वो होते हैं हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। विच ड्रग प्रिवेंट IgE टू बाइंड मैस्ट सेल्स। मैस्ट सेल के साथ IgE को बाइंड होने से कौन प्रिवेंट करता है, तो वो होते हैं मैस्ट सेल स्टेबलाइजर। मैस्ट सेल स्टेबलाइजर जो ड्रग होते हैं तो उनमें हमारे पास आता है क्रोमोलिन, वो प्रिवेंट करता है IgE को मैस्ट सेल से बाइंड होने से। और उसके बाद फिर क्या है, मैस्ट सेल्स के साथ जब IgE बाइंड नहीं हुआ तो मैस्ट सेल की क्या है, डीग्रेनुलेशन नहीं होगी, उसकी वजह से क्या है, फिर अस्थमा या फिर जो है फीवर वगैरह जो भी हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। A 45-year-old previously normal lady started having dyspnea, dry cough, fever 3 months back, recovered for 1 month. She went on vacation again, developed symptoms when she got back to her canaries. अब कैनरीज बर्ड होते हैं, आपको पता है, छोटे से बर्ड्स होते हैं। अब उनके पास जब भी वो जाता है तो उसको क्या है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ड्राई कफ होता है, डिस्निया होता है, तो ये न्यूमोनाइटिस के टिपिकल सिम्टम्स हैं। अब एक्सरे के ऊपर उसके क्या है, मल्टीपल नोड्यूलर लीजन्स भी
लाल लंग जोन में। द मैकेनिज्म ऑफ आर सिम्टम वाज ड्यू टू, तो ये हमारे पास क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन है। ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में होता है। तो वो बर्ड्स के पास जब जाता है तो उसकी जो फीदर वगैरह हैं वो जब इंटर हो जाते हैं उसके लंग के साथ, सांस के साथ, है ना, तो वो एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं हमारे बॉडी में, लंग्स में। तो वो क्या है, वहाँ पर जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके लंग्स में क्या है, नॉड्यूल्स वगैरह बनते हैं। इसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो इसका हमारे पास ट्रीटमेंट ये है कि एक तो स्टीरॉयड देते हैं, दूसरा ये है कि आपने एलर्जिन को, जिस चीज़ से आपको वो है मतलब रिएक्शन, जिस चीज़ से आप एलर्जी हैं, तो जिस एंटीजन से, तो उसको आपने अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पर इसको कैनरीज से, तो उसको इसने अवॉइड करना है। इन रीनल ट्रांसप्लांट व्हाट इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट टू बी डन है, तो वो है HLA टाइपिंग एंड मैचिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद ही रीनल ट्रांसप्लांट करवाते हैं, नहीं तो टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगा। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद AB पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जब हो गया तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज होगी, उनसे हीमोग्लोबिन निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होगा, वो फिर क्या है, यूरिन के साथ वो फिल्टर होगा, किडनीज में यूरिन के साथ निकलेगा, इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। और ये क्या है, ATN भी काज कर सकता है, अगर एक्सेसिव होगा ना तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द वाउंड है, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट है, तो ये सुडोमोनास। डायबिटिक पेशेंट है, ओपीडी में आया है, उसको क्या है, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, और डायबिटिक भी है और ग्रीनिश ओजिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वाउंड है। ये क्या है, टिपिकल सुडोमोनास का, ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द वाउंड अगर आ जाए और साथ में डायबिटीज़ का भी जिक्र हो तो ये कन्फर्म सुडोमोनास होता है। लॉन्गेस्ट प्रो अरिथ्रोसाइटिक फेस, प्रो नहीं असल में प्री अरिथ्रोसाइटिक फेस का पूछ रहा है, तो वो फाल्सिपारम का होता है। और शार्टेस्ट किसका होता है, मलेरी का होता है, ठीक है। शार्टेस्ट प्री अरिथ्रोसाइटिस, सॉरी, शार्टेस्ट किसका होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का होता है। लॉन्गेस्ट जो प्री अरिथ्रोसाइटिक फेस होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरी का होता है। अब प्री अरिथ्रोसाइटिक फेस का मतलब क्या है, आरबीसी से पहले वाला फेस, प्री का मतलब पहले, तो वो कौन सा फेस होता है, लिवर के अंदर, उस वक्त ये लिवर के अंदर हेपेटोसाइट फेस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेस। तो वो लॉन्गेस्ट किसका होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी का, कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए लिवर में होता है। हीलिंग ऑफ अ क्लीन वाउंड सुचर्ड बाय अ डॉक्टर करेक्टराइज्ड एज, फिर वो क्या होगा, स्कार होगा। पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शार्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, तो ये इसको एनाफाइलैक्सिस हो रहा है। व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग टू बी गिवन, एनाफाइलैक्सिस में IM एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन देते होते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामिन या डोपिटामिन देते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक में पेनिसिलिन इंड्यूस्ड हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, किसी और ड्रग्स की वजह से, या फिर स्टिंग जो बी का स्टिंग है उसकी वजह से हो सकता है, तो उसमें एड्रेनलिन लगाते हैं। और सेप्टिक शॉक में नार एड्रेनलिन, कार्डिक अरेस्ट में भी एड्रेनलिन यूज़ कर सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया में एट्रोफिन। विच आर द फॉलोइंग आर्टरीज लाई बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के बिहाइंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होता है। चाइल्ड एस्पायरेटेड पीनट बिकेम सडनली cyanosis एंड स्टार्ट कफिंग है मोस्ट कॉमन लोब वेयर इट गेट्स लार्ज। अब किस लोब में ये लार्ज करेगा, ठीक है, वैसे तो राइट लोअर लोब में होता है। अब सेगमेंट अगर दिया होगा तो उसमें, अब यहाँ पर देखें आंसर है B, राइट लोअर लोब। ये देखें B ऑप्शन क्या है, राइट लोअर लोब में, क्योंकि राइट जो हमारे पास ब्रोंकस होता है वो ज़्यादा एक्यूट एंगल पे होता है, ठीक है, फ्लैट नहीं होता, नीचे की तरफ वर्टिकल होता है, इस वजह से राइट साइड पे ज़्यादा जाते हैं बनिस्बत लेफ्ट के। फिर यहाँ पर हर लोब में अपने सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स का कभी कभार जिक्र दिया होता है, और कभी कभार ये दिया होता है सिटिंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, तो उसमें आप कैसे करेंगे, सुपीरियर लोब इज़ नॉट राइट, ठीक है, सुपीरियर राइट लंग के भी लोअर लोब में जाएगा, सुपीरियर लोब में नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फॉरेन बॉडी इन सुपाइन पोजीशन, अगर सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में, उस वक्त फॉरेन बॉडी अगर जाएगा तो वो एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, राइट लोअर लोब में तो जा रहा है, लेकिन उसके किस सेगमेंट में, सुपीरियर या एपिकल सेगमेंट में, उसके मजीद सेगमेंट होते हैं ना। फॉरेन बॉडी अगर सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो उसमें क्या है, पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब में जाएगा। फिर है फॉरेन बॉडी इन राइट लेटरल पोजीशन में, फिर उसमें क्या है, अगर राइट लेटरल पोजीशन में पेशेंट सोया हुआ है तो उसमें पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब में जाएगा। लेकिन अगर सिटिंग या स्टैंडिंग या फिर सुपाइन पोजीशन में या फिर वैसे पोजीशन का जिक्र नहीं है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, राइट लोअर लोब लगाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पोजीशन दे दिया कि राइट लेटरल पोजीशन में है पेशेंट, तो फिर कहाँ जाएगा, फिर है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में अगर होगा तो इन्फीरियर लिंगुलर ऑफ लेफ्ट अपर लोब। अब ये रट्टी वाली चीज़ें ये आपने रटने 2-3 बार पढ़ लें,
पहले ये याद रखें कॉमनली चीज़ें जाती हैं राइट लोअर लोब में। अब राइट लोअर लोब में सुपाइन पोजीशन है, फिर सिटिंग पोजीशन है। सुपाइन में कहाँ जाएगा? एपिकल सेगमेंट में जाएगा, और सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में किस में जाएगा? पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट में। और फिर क्या है, राइट लेटरल पोजीशन अगर आ गया तो उसमें क्या है, राइट अपर लोब के पोस्टीरियर सेगमेंट में जाएगा। और लेफ्ट लेटरल में अगर होगा तो उसमें क्या है, लेफ्ट अपर लोब में जाएगा। A female patient presented with incisional hernia which layer comes out after skin and subcutaneous fat। स्किन और सबक्यूटेनियस फैट के बाद ट्रांसवर्सलिस फेशिया जो है वो वहाँ पे पड़ा होता है, वो हर्निया में बाहर को पहुँचिंग उसकी होगी। 23-year प्रीमी ग्रेविडा presented to the obstetric department in second stage of labor. On examination, the sacral promontory was not reachable and pelvic arch was narrow and prominent steel spine। अब अगर सेक्रल प्रोमोटरी रीच नहीं हो रहा तो उसका आंसर होता है एंड्राइड पेल्विस। और अगर फिंगर्स क्या है, रीचेबल है टू सेक्रल प्रोमोटरी तो वो होता है कंट्रैक्टेड पेल्विस। A 35-year-old male has hypertension for the first time and he dies. His autopsy shows a ruptured aneurysm। अब ruptured aneurysm में there is a deficiency of media at the site of rupture। Why he died? अब जहाँ पर deficiency of media होता है वो इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पर एरोटिक डायसेक्शन हो चुकी है। The parts of sperm containing proteolytic enzymes to digest the zona pellucida। अब जिसमें कौन सा स्पर्म का कौन सा पार्ट है जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं जोना पेलुसिडा को, तो वो होता है एक्रोसोम। अ फैटी पर्सन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडेमिया विच टाइप इज़ डेंजरस फॉर हार्ट। LDL, ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये डेंजरस होता है उसके लिए, ये डेंजरस होता है हमारे पास। LDL जो होता है वो डेंजर, ये मैंने कल भी पढ़ाया था कि LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि वो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को उठा के आर्टरीज में जाके एक्यूमुलेट करवाता है। अगर कॉरोनरी आर्टरी में एक्यूमुलेट होगा तो कॉरोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और फिर क्या है, वहाँ पर इस्कीमिया होगा या फिर MI होगा। तो इस वजह से LDL जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL अपोजिट करता है कि आर्टरीज से कोलेस्ट्रॉल को उठा के लिवर में ले जाता है। इप्सी लेटरल ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी है एंड कंट्रा लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक अफेक्टेड। इट इज सीन इन वेबर सिंड्रोम या मीडियल, इसको मिड ब्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। मिड ब्रेन में जो ऑक्लोमोटर नर्व होता है हमेशा सेम साइड वाले आई को सप्लाई करता है, लेकिन जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड का ऑक्लोमोटर नर्व है उसके साथ आ रहे हैं क्या है, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, तो वो राइट साइड के कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक और राइट साइड का ऑक्लोमोटर नर्व जब डैमेज होगा तो राइट आई हमारे पास सिम्टम्स होंगे, राइट आई के सिम्टम्स होंगे। और साथ में क्या है, क्योंकि कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक नीचे जाके क्रॉस होते हैं, मेडुला में जाके अपोजिट साइड पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के मसल के पैरालिसिस हो गई। तो आई बाल राइट साइड का हमारे पास पैरालाइज हो रहा है और वो बॉडी लेफ्ट साइड का, मतलब इप्सी लेटरल ऑक्लोमोटर नर्व पाल्सी हो रहा है और साथ में कंट्रालेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक या हेमिप्लेजिया हो रहा है। तो इसको कहते हैं मिड ब्रेन सिंड्रोम या वेबर सिंड्रोम। ए वेव क्रॉसबैंड 2 PR सेगमेंट। ए वेव जो होता है JVP के ऊपर वो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन को शो कर रहा होता है, लेकिन जो P हमारे पास ECG के अंदर ये P होता है, P वेव, ये आर्ट्रियल डिपोजिशन को शो करता है। मतलब इस दौरान SA नोड की और आर्ट्रिया की डिपोजिशन हो रही है। डिपोजिशन मतलब उनके जो है एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उसके बाद फिर मसल कंट्रैक्ट होते हैं ना। इस वजह से जैसे ही P वेव ख़त्म होगा तो उसके बाद आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो इस वजह से ये P वेव के बाद ये वाला जो एरिया है P से लेके ये R वेव तक, इसको नाम देते हैं PR सेगमेंट। अब ये PR सेगमेंट इस दौरान आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन भी हो रही है और साथ में इस दौरान पल्स AB नोड से भी पास हो रहा है। तो JVP के ऊपर आर्ट्रियल कंट्रैक्शन शो होता है, आर्ट्रियल डिपोजिशन नहीं, इस वजह से वो PR सेगमेंट ए वेव को शो कर रहा होता है। अब लाइपोफिलिक हार्मोन एक्ट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। लाइपोफिलिक मीन्स लाइपो मीन्स लिपिड, फिलिक मीन्स लविंग। लिपिड लविंग हार्मोन्स कौन से होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात कर रहा है। वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं? वो क्योंकि उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और वो वहाँ से साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर फिर जाके DNA के ऊपर एक्ट करते हैं। DNA में जाके स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। वो जीन्स फिर क्या करवाते हैं, मैसेंजर RNA बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर वो मैसेंजर RNA क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में जाएंगे, साइटोप्लाज्म में वो जाके राइबोसोम पे एक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, राइबोसोम पे जब एक्ट करेंगे तो ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो क्या है, हमेशा स्टेरॉयड हार्मोन हमेशा जीन की एक्टिवेशन करवाते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है जीन से जब भी या DNA से जब भी RNA बनता है मैसेंजर RNA, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म में जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगा, फिर राइबोसोम और ट्रांसफ़र RNA की मदद से क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। मतलब इस मैसेंजर RNA के मुताबिक क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनेंगे।
फिर ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन क्या करवाते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बन रहा है, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिसमें मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए के जरिए अमीनो एसिड्स बनवाएगा। तो इस तरह से ये स्टीरॉयड हार्मोन्स एक्ट करते हैं। इस वजह से इनका जो एक्शन होता है वो भी ज़्यादा टाइम लेता है और जो हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो जल्दी से इमीडिएटली एक्ट करते हैं। अ पेशेंट हैज़ फिंगर कट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेन मीडिएटर। फिंगर कट हुआ है पेशेंट का, अब पेन मीडिएटर उसमें कौन सा होगा, वो वैसे ब्रेडिकाइनिन होते हैं लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन लगा रहे हैं। ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन CLD, इसमें पैरास्टामोल कंट्राइंडिकेटेड है, पेंटाजोसिन दोनों कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन पेंटाजोसिन पैरास्टामोल के मुकाबले में ज़्यादा कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन अगर पेंटाजोसिन नहीं होगा तो फिर आपने पैरास्टामोल लगाना है। कंट्राइंडिकेटेड दोनों हैं, ठीक है, देना नहीं है, यूज़ नहीं करना, इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करना आपने CLD में। लोराज़ेपाम एंड ओक्साज़ेपाम कैन बी गिवन बट पेंटाजोसिन कांट बी गिवन। अ पेशेंट हैज़ लिवर सिरोसिस रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी। लिवर सिरोसिस से आप हेपेटिक बायोप्सी करना चाहते हैं तो वो क्या है, T10 मिड एक्सिलरी लाइन, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था। द एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऐसे नोड इज काज्ड बाय। अब ऐसे नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैल्शियम आयंस की वजह से हो रहा है। अब इसमें देखें, पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड इज ड्यू टू सोडियम चैनल। पेस मेकर एक्टिविटी का ये मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की बात कर रहा है कि थ्रेशोल्ड तक कौन पहुंचाता है, वो होते हैं सोडियम चैनल। ये हमारे पास क्या है, एसएनओ का एक सेल है, इसमें हमारे पास सोडियम लीकी चैनल होते हैं। अब इन सोडियम लीकी चैनल के थ्रू थोड़ा थोड़ा सोडियम इंटर हो रहा होता है। इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, फॉर एग्जांपल -90 है। तो ये सोडियम लीकी चैनल के थ्रू सोडियम इंटर होता 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 इसको कहाँ तक ले जाएगा, -70 तक। जैसे ही सेल का पोटेंशियल -70 तक जाएगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम अंदर दाखिल होगा। कैल्शियम जब अंदर आएगा तो ये -70 से होता होता कहाँ तक जाएगा, 0 तक चला जाएगा या +10 तक जाएगा ना। पहले क्या था, -90 था, -90 से -70 तक कौन ले गए, सोडियम लीकी चैनल। तो ये पेस मेकर एक्टिविटी इसी को कह रहे हैं कि -90 से 70 तक या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जो पहुंचा रहा है वो सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कैल्शियम चैनल है। तो अभी अजान हो रहे हैं, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।